अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग टर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसी को आगे लेके हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज हमारे पास जो बेसिक टर्म है वो है सेल्स। तो बच्चों जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि बिज़नेस के अंदर परचेज़ का वर्ड जो होता है उसका एक स्पेसिफ़िक मीनिंग होता है। आम लाइफ के अंदर तो हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, हम कहते हैं जी हमने परचेज़ की है, लेकिन बिज़नेस के अंदर परचेज़ जो है इसका एक स्पेसिफ़िक मीनिंग है। हम परचेज़ का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम गुड्स को ख़रीदते हैं। तो ऐसे ही बच्चों सेल्स है बिज़नेस के अंदर। नॉर्मल लाइफ में तो हम कोई भी चीज़ सेल करें तो हम कह सकते हैं हमने सेल की है, लेकिन बिज़नेस की अगर हम बात करें तो बिज़नेस के अंदर सेल का एक स्पेसिफ़िक मीनिंग है। सेल का वर्ड हम तब यूज़ करेंगे जब हम गुड्स सेल करेंगे। जब हम अपनी बिज़नेस के अंदर गुड्स सेल करेंगे तो हम कहेंगे हमने आज सेल की है। और यहाँ पे गुड्स का नाम मेंशन करना भी ज़रूरी नहीं है, इतना ही कहना काफ़ी है कि हमने सेल कर दिया। सेल का मतलब यही होगा कि हमने गुड्स सेल किया है। फर्नीचर वाला है वो कहता है कि मैंने 1 लाख रुपए की सेल की है, तो उसका अंडरस्टूड मतलब यही होगा कि उसने फ़र्नीचर सेल किया, क्योंकि वो फ़र्नीचर का काम कर रहा है और फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। एक मोबाइल शॉप वाला कहता है कि मैंने सेल की है, तो बच्चों उसका अंडरस्टूड मतलब होगा कि उसने मोबाइल सेल किया, क्योंकि मोबाइल उसके लिए गुड्स है और सेल का मतलब उसने गुड्स सेल की है। तो बच्चों अगर किसी ने अकाउंटिंग या बिज़नेस नहीं पढ़ा हुआ, उसके सामने अगर एक मोबाइल शॉप वाला कहता है कि उसने सेल किया, तो बच्चों उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि उसने क्या सेल किया। जबकि आपको जो है एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग आपको पता चल जाना चाहिए कि उसने क्या चीज़ सेल की है। तो क्लियर बच्चों, जब बिज़नेस के अंदर हम गुड सेल करेंगे तो हम उसे सिर्फ सेल करेंगे, और बच्चों जब हम इसे लिखेंगे तो सिर्फ सेल्स ही लिखेंगे, आगे गुड्स का नाम मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों गुड्स के अलावा अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर शॉप वाला है, उसके पास जो है दुकान के अंदर कोई एसी लगा हुआ है, पुराना एसी है, वो उसको उतार के सेल कर देता है और कोई नया एसी उसने लेना है, तो बच्चों वो क्या करता है, पुराना एसी सेल कर देता है। लेकिन जब वो एसी सेल करेगा तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये नहीं लिखेगा कि उसने सेल्स की है, बच्चों वो लिखेगा कि उसने एसी सेल किया। यहाँ पे चूँकि एसी उसके लिए गुड्स नहीं है तो उसे जो है वो एसी का नाम भी साथ में मेंशन करना पड़ेगा। एक मोबाइल शॉप वाला है, उसके पास जो है अपना जो है वो लैपटॉप पड़ा हुआ है यूज़ करने के लिए, तो वो उस लैपटॉप को सेल कर देता है किसी वजह से, उसने कोई नया ख़रीदना होगा। तो बच्चों जब वो लैपटॉप सेल करेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि उसने सेल्स की है, बल्कि उसे मेंशन करना पड़ेगा कि उसने लैपटॉप सेल किया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। लिखा हुआ है इन बिज़नेस व्हेन गुड्स आर सोल्ड इट इज़ कॉल्ड सेल। बिज़नेस के अंदर जब हम गुड्स सेल करती हैं तो हम उसे सेल कहते हैं। जैसे ये बुक शॉप वाला है, तो बुक शॉप वाले के लिए बुक्स जो है ये गुड्स हैं, तो जब ये बुक सेल करेगा तो ये इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेगा सेल्स। तो क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैश सेल। बिल्कुल उसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, कैश सेल मतलब कैश पे हमने चीज़ें सेल की, अभी हमने चीज़ें सेल की और उसी वक्त हमें जो है वो पैसे भी रिसीव हो गए हैं, तो बच्चों इसको हम कहते हैं कैश सेल। व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड कैश इज़ रिसीव्ड एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड कैश सेल। तो बच्चों जैसे हमने कैश परचेज़ पढ़ा था वैसे ही ये कैश सेल, आपने चीज़ सेल की और उसी वक्त आपको कैश रिसीव हो गया, तो ये आपकी कैश सेल है। उसके बाद है बच्चों क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब उधार पे आपने सेल की चीज़, तो आपने सेल कर दिया लेकिन पैसे जो है वो आपको बाद में मिलेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। बिज़नेस के अंदर नॉर्मली जब हम चीज़ें सेल करते हैं या ख़रीदते हैं तो उसमें जो है वो नॉर्मली टाइम दिया जाता है, तो नॉर्मली 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का टाइम दिया जा सकता है। तो इससे कम या ज़्यादा भी होता है, लेकिन इससे जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, उससे बिज़नेस को जो है वो लॉस होने का चांस होता है। तो लिखा हुआ है बच्चों व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड कैश इज़ रिसीव्ड इन फ्यूचर इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट सेल। चीज़ आपने सेल कर दिया लेकिन पैसे आपको फ्यूचर में रिसीव होंगे। उसके बाद है बच्चों सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट। आपने कोई चीज़ सेल कर दिया लेकिन जिस चीज़ को आपने सेल किया उसमें कोई डिफेक्ट था, उसके साइज़ में डिफरेंस था, उसके जो है वो क्वालिटी में डिफरेंस था, तो किसी भी वजह से बायर जो है वो चीज़ आपको ला के वापस कर देता है। या जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बुक शॉप है, तो कोई हमसे जो है वो अकाउंटिंग की बुक परचेज़ करने आता है, तो बच्चों फॉर एग्ज़ाम्पल उसे जो है वो सुहेल अफज़ल की बुक चाहिए। ये अकाउंटिंग का एक ऑथर है सुहेल अफज़ल, उसे जो है वो सुहेल अफज़ल की अकाउंटिंग की बुक चाहिए, लेकिन बुक शॉप वाला जो है उसे जो है वो एम.ए. गनी की बुक दे देता है। तो ये भी एक अकाउंटिंग का ऑथर है, तो बच्चों उसे चाहिए थी सुहेल अफज़ल की बुक, लेकिन बुक शॉप वाले ने उसे जो है वो एम.ए. गनी की बुक दे दी है। अब वो जाता है लेके
तो टीचर उसको देखता है और टीचर उसे कहता है कि ये आपने गलत बुक ली है, तो आप जाके इसको चेंज करवा लें या इसको वापस करवा दें। अब बच्चों वो बुक लेके आपके पास वापस करने आता है, तो ये होगी आपके लिए सेल रिटर्न। बच्चों इसी को हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। जी बच्चों इसे रिटर्न इनवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम चीज़ें सेल करते हैं तो चीज़ें आउट हो जाती हैं, तो जब हमारा कोई कस्टमर वही चीज़ हमें वापस कर देगा तो वो चीज़ हमारे पास क्या होगी बच्चों? इनवर्ड हो जाएगी, इन हो जाएगी। इसलिए सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ये बच्चों बहुत ज़्यादा वो यूज़ करेगा। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो इसी तरह से सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे पास वापस आ रही होती हैं। लिखा हुआ व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय बायर टू सेलर ड्यू टू एनी रीजन इट इज़ कॉल्ड सेल रिटर्न फॉर सेलर। तो बच्चों ये बिल्कुल सेम परचेज रिटर्न वाली ही डेफिनेशन है, ये सारी सेम वही डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ से चेंज है बच्चों। यहाँ पे हमने लिखा है सेल रिटर्न फॉर सेलर और जबकि वहाँ पे हमने लिखा था परचेज रिटर्न फॉर बायर। तो बाकी ये बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन लिखी है। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय बायर टू सेलर ड्यू टू एनी रीज़न, यहाँ तक बिल्कुल सेम थी, इट इज़ कॉल्ड सेल रिटर्न फॉर सेलर। उसके बाद है बच्चों डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। इसमें बच्चों बी जो है ये साइलेंट होगा, आपने इसको पढ़ना है डेटर्स। क्लियर बच्चों? ये बी जो है ये लिखा जाएगा लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ये साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे डेटर या इसको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। तो बच्चों डेटर या अकाउंट रिसीवेबल कौन होता है? वो आदमी जिसको हम उधार पे चीज़ें सेल करते हैं, उस आदमी को हम कहते हैं डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। लिखा हुआ था पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इज़ कॉल्ड डेटर। वो आदमी जिसको उधार पे चीज़ें फ़रोख्त करें। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो सेलर है और मिस्टर बी जो है वो बायर है। तो बच्चों मिस्टर ए ने जो है वो मिस्टर बी को उधार पे चीज़ें सेल कर दी। तो यहाँ पे बच्चों मिस्टर ए जो है वो तो होगा, वो सेल करने वाला है, और किसको सेल की है बच्चों? मिस्टर बी को। उधार पे हमने चीज़ें सेल की हैं। तो बच्चों यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों में से जो बी है वो हमारा होगा डेटर्स। क्लियर बच्चों? वो आदमी जिसको उधार पे चीज़ें फ़रोख्त करें, हमने मिस्टर बी को उधार पे चीज़ें फ़रोख्त की, तो बिज़नेस की ज़ुबान में हम मिस्टर बी को जो है वो क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। और बच्चों इसके अलावा डेटर से हमने पैसे लेने होते हैं। ये देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है इसको समझिए ये मिस्टर ए है और ये आपका मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार पे चीज़ें सेल की थी। तो बच्चों इसको उधार पे चीज़ें सेल की थी, इसका मतलब है अब हमने इससे पैसे लेने हैं। तो बच्चों वो आदमी जिसको हमने उधार पे चीज़ें सेल की और उस आदमी से हमने पैसे लेने भी होते हैं। क्लियर बच्चों? ये सेलर है और ये हमारा बायर है जिसको हमने उधार पे चीज़ें सेल की थी और इससे हमने पैसे लेने होते हैं। बच्चों आप इस पिक को याद रखिएगा अपने माइंड के अंदर। डेटर वो आदमी होता है जिसको हमने उधार पे चीज़ें सेल की होती हैं और उससे हमने पैसे लेने होते हैं। ये देखिए ये इससे पैसे खींच रहा है। क्लियर बच्चों? उसके बाद है जी बच्चों क्रेडिटर या अकाउंट पेबल। द पर्सन फ्राम होम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज़ कॉल्ड क्रेडिटर। जो वो आदमी जिससे हमने उधार पे चीज़ें ख़रीदी हैं, वो आदमी जिससे उधार पे चीज़ें ख़रीदी हैं, उस आदमी को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रेडिटर। सिंपल वर्ड में जो सेलर होता है, जो हमें उधार पे चीज़ें दे रहा होता है, जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो बच्चों उस एग्जांपल में बी जो है वो तो डेटर था जिसको हमने उधार पे चीज़ें बेची, और मिस्टर बी के लिए जो ए होगा वो आपका होगा क्रेडिटर, क्योंकि उसको हमने पैसे देने होते हैं, उससे हमने उधार पे चीज़ ख़रीदी होती है। तो बच्चों ये इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये जो है ये डेटर है, इसने पैसे देने हैं, और ये हमारा क्रेडिटर है, इसको पैसे देने हैं। जो क्रेडिटर होता है उसको हमने पैसे देने होते हैं। ये आपको इस पिक को भी याद रखिएगा। ये देखिए ये रेड क्यों हो रहा है? ये ग्रीन है और इसने इसको पैसे देने हैं। ये इसके लिए तो ये ग्रीन सिग्नल है कि इससे पैसे लेने हैं, और इसके लिए ये रेड सिग्नल है कि इसको पैसे देने हैं, क्योंकि जिसको पैसे देने होते हैं वो हमें बुरा ही लगता है। तो इसलिए चूँकि इसको ये बुरा लग रहा है इसलिए इसको जो है ना वो रेड नज़र आ रहा है, और इसने इससे पैसे लेने हैं तो ये इसलिए इसको ग्रीन नज़र आ रहा है। तो बच्चों क्रेडिटर इस एग्जाम्पल में कौन है? ये डेटर है, इसने पैसे देने हैं, और ये क्रेडिटर है जिसको पैसे देने हैं, जिससे हमने उधार पे चीज़ ख़रीदी थी। बच्चों ये उर्दू में बिल्कुल आपको इजीली समझ लग जाएगा। वो आदमी जिससे उधार पे चीज़ें ख़रीदें, वो आदमी जिससे उधार पे चीज़ें ख़रीदें, आप इसको याद रख लें बिल्कुल सिंपल उर्दू में। तो ये बच्चों आपकी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है डेटर और क्रेडिटर। अगर ज़्यादा समझ ना लगे तो आप उर्दू ही याद रख लें, उर्दू से आपको बिल्कुल याद रहेगा। क्रेडिटर वो आदमी जिससे उधार पे चीज़ें ख़रीदे, और डेटर वो आदमी जिसको उधार पे चीज़ें फ़रोख्त करे।
उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके पास ड्राइंग्स। ड्राइंग बच्चों अपनी नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते आते हैं ये वर्ड। ड्राइंग का मतलब होता है ड्रा करना, खींचना। तो आपने छोटी जो है वो क्लासेस के अंदर देखा होगा, हम ड्राइंग करते थे, चीज़ें बनाते थे। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग का मतलब वो वाली ड्राइंग नहीं है। यहाँ पे बच्चों ड्राइंग का क्या मतलब है? बच्चों बिज़नेस का मालिक जो है, अगर उसे अपने बिज़नेस के अंदर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो बच्चों वो अपने ही बिज़नेस से कोई चीज़ जो है वो ले लेता है, अपने घर में ले जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरल स्टोर है, एक किराना स्टोर है, तो बच्चों उसको घर पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आटा, चीनी, चावल, उसकी अपनी ही दुकान है। बच्चों अब जब उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बाहर किसी दूसरी दुकान से परचेज़ नहीं करेगा, बल्कि अपनी ही दुकान से वो जो है वो आटा, चीनी, चावल ये चीज़ें अपने घर में बेच दिया करता है। तो बच्चों अगर बिज़नेस का मालिक अपने ही बिज़नेस में से अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने बीवी बच्चों के इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज़ ले लेता है, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं बच्चों। चाहे वो कैश की शक्ल में हो, चाहे वो चीज़ों की शक्ल में हो। अगर वो पैसे ले ले, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी दुकान के बच्चे उसके आते हैं, कहते हैं जी स्कूल की फ़ीस पे करनी है या ट्यूशन की फ़ीस पे करनी है, तो जो है वो फादर जो है उनका वो अपनी दुकान के गले में से ही पैसे निकाल के उनको पकड़ा देता है। तो बच्चों ये देखें जी, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने बच्चों के इस्तेमाल के लिए, अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अपनी वाइफ के इस्तेमाल के लिए अपनी दुकान से वो कैश ले ले या चीज़ें ले ले, तो वो बच्चों क्या होंगी? ड्राइंग्स होंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की जो है वो क्लॉथ की दुकान है, गारमेंट्स की दुकान है, तो उसकी वाइफ आती है और उसे कहती है जी ये मुझे सूट चाहिए, तो बच्चों वो उसको सूट दे देता है अपनी ही दुकान से, उससे पैसे तो नहीं ना लेगा। तो बच्चों देखिए अपनी बीवी के इस्तेमाल के लिए उसने जो है वो अपनी ही दुकान से उसको जो है वो सूट दे दिया, तो ये भी उसके लिए क्या कहलाएंगी? ड्राइंग्स कहलाएंगी। एनीथिंग विड्रा बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ इज़ कॉल्ड ड्राइंग। तो बच्चों उसके बीवी बच्चे घर जो है वो सारा पर्सनल यूज़ में ही आता है। उसके बाद है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लिखा हुआ है अमाउंट अलाउड बाय बैंक टू विड्रा इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसको दोबारा से पढ़ते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल आपके बैंक के अंदर जो है वो 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। आपका बैंक बैलेंस कितना है बच्चों? 10,000 रुपया। तो बच्चों आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपको 10,000 से ज़्यादा पैसे नहीं देता। चेक अगर आप इशू करते हैं तो आप 10,000 से कम का तो चेक इशू कर सकते हैं, लेकिन 10,000 से अगर फॉर एग्जाम्पल आप 11,000 का चेक इशू कर दे तो बैंक आपको पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में 10,000 रुपया। लेकिन बच्चों बैंक जो होता है ये कुछ लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन के साथ उनका डेली का जो है वो लेन देन होता है। तो बच्चों ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हर किसी को नहीं प्रोवाइड करते, ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और इसके लिए जो है ये पहले से बैंक से जो है ये फैसिलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो बच्चों अगर बैंक ने आपको ये फैसिलिटी दी हुई है बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो उस सूरत में आपके अकाउंट में तो 10,000 रुपया, लेकिन आपने बच्चों 15,000 रुपये का चेक इशू कर दिया। आपने कितनी अमाउंट का चेक इशू किया बच्चों? 15,000 रुपये का, हालांकि आपके बैंक में 10,000 रुपया। तो बच्चों अगर आप बैंक से 15,000 का चेक कैश करवाने जाएंगे, बैंक आपको पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन ये एक फैसिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट की। अगर बैंक ने आपको ये फैसिलिटी दी हुई है, उस सूरत में हालांकि आपके अकाउंट में 10,000 है, लेकिन आपको बैंक 15,000 भी दे देगा, चेक आपने 15,000 का इशू किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे 5,000 रुपया बैंक ने आपको अपनी तरफ से दे दिया, और ये किस्म का उधार होता है। बैंक आपको 10,000 तो आपके थे, बैंक ने 15,000 दिया, तो इसमें 5,000 बैंक ने आपको अपनी तरफ से एज आ जो है वो उधार दिया, क्रेडिट दिया। तो ये बच्चों जो आपके बैलेंस से ऊपर बैलेंस आपको मिला उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस डेफिनेशन को आप दोबारा से पढ़ें, आपको ये समझ लग जाएगी। लिखा हुआ है अमाउंट अलाउड बाय अ बैंक टू विड्रा इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे आपका डिपॉजिट कितना था बच्चों? 10,000। तो बच्चों आपके डिपॉजिट से जो एक्सेस अमाउंट को आपको मिल रही है, एक्सेस अमाउंट आपको कितनी मिल रही है? 5,000। 10,000 आपका बैलेंस था, बैंक ने आपको दिया 15,000, तो 5,000 आपको एक्सेस अमाउंट मिल रही है। तो ये जो आपको एक्सेस अमाउंट मिल रही है इसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अमाउंट अलाउड बाय बैंक टू विड्रा इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये फैसिलिटी बैंक हर किसी को नहीं देता, इसके लिए पहले से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बैंक ने आपको ये फैसिलिटी दी हुई है तो उसी सूरत में आपको बैंक ये एक्स्ट्रा पैसे देगा। और बच्चों ये पैसे आपने जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो बैंक को वापस करने होते हैं, और इसके ऊपर डेली के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल आप 10 दिनों बाद ये वापस करते हैं 5,000 रुपया, तो आपको 10 दिनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 20 दिनों बाद वापस करते हैं तो आपको 20 दिनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 30 दिनों बाद वापस करते हैं तो आपको 30 दिनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मतलब डेज़ के हिसाब से होता है, जितना जल्दी आप वापस कर देंगे ये आपके लिए उतना ही ये फ़ायदे में होगा।
उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब होता है बच्चों कर्ज़ा लेना, कोई चीज़ गिरवी रखवा के आप बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, आप अपने जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी आपके सोना वगैरह आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक को ज़मानत के तौर पे दे देते हैं और बैंक से जो है आप कर्ज़ा ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज। तो ये बच्चों लोन ही है मॉर्टगेज। लिखा हुआ जी अ लोन विच इज़ ऑब्टेन अगेंस्ट द प्लेज ऑफ अ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मॉर्टगेज। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखवाना। फॉर एग्जांपल, अच्छा बच्चों यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर बैंक को दे दिया, घर आपके पास ही रहेगा, आप ही उसमें रहेंगे, लेकिन आपके घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बैंक के पास ज़मानत के तौर पर रखवा देते हैं। और इसमें बच्चों क्या होता है, बैंक के लिए जो है वो ज़मानत हो जाती है। अगर आप बैंक का कर्ज़ा जो है वो विद इन टाइम पीरियड, जितना आपने टाइम लिया था 1 साल 2 साल, उसके अंदर अंदर अगर आप कर्ज़ा नहीं वापस कर पाते तो बैंक के पास ये राइट होता है कि वो आपका घर सेल कर दे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, तो वो आपका घर सेल करके अपने पैसे जो है वो रिकवर कर सकता है। तो आप अपना सोना, अपनी गाड़ी के कागजात, अपने जो है मकान के कागजात, कोई भी बैंक के पास गिरवी रखवा के उनसे कर्ज़ा ले लें, उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज। उसके बाद है बच्चों कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो बच्चों डिस्काउंट क्या होता है, कंसेशन। आपने कोई चीज़ ली है जो उसकी असल प्राइस थी, तो जो सेलर है उसने आपको क्या कर दिया, उसमें से कोई कंसेशन दे दिया, उस कंसेशन को हम कहते हैं डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, आपने उधार पे चीज़ सेल की है और आपको जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की थी कि आपने 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन आप साथ ही एक उसको जो है वो चॉइस दे देती हैं कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, आपने 1 महीने के अंदर अंदर पैसे वापस करने हैं, लेकिन साथ ही आप उसको एक ऑप्शन दे देते हैं, अगर आप 10 दिनों के अंदर हमें पेमेंट कर देते हैं तो हम आपसे फुल अमाउंट नहीं लेंगे, बल्कि आपको कुछ पैसे जो है हम छोड़ देंगे। तो बच्चों अगर बायर जो है वो आपको 10 दिनों के अंदर या जो भी टाइम पीरियड आपने बताया उसके अंदर अंदर आपको पैसे पे कर देता है, उस सूरत में जो आपको उसको कंसेशन देंगे उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो लिखा हुआ जी इफ़ डेटर पेड कैश बिफोर ड्यू डेट। अभी जैसे हमने बात की, डेटर वो आदमी जिसको उधार पे चीज़ें सेल की थी और इससे हमने पैसे लेने होते हैं, और क्रेडिटर वो आदमी जिससे उधार पे चीज़ खरीदी थी और इसको पैसे देने होते हैं। तो डेटर ने पैसे देने होते हैं। लिखा इफ़ डेटर पेड कैश बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब मुकर्ररा तारीख। मुकर्ररा तारीख बच्चों क्या थी, फॉर एग्जांपल हमने जनवरी 1 को चीज़ें सेल की और 1 महीने का टाइम दिया, तो 30 जनवरी जो है वो मुकर्ररा तारीख है, ड्यू डेट है। लेकिन जो डेटर है उसने क्या किया, वो उसने 10 तारीख तक हमें पैसे दे दिए। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की चीज़ें सेल की थी, हमने उसे कहा था जनवरी 31 को आपने पेमेंट करनी है, लेकिन अगर आप 10 जनवरी को पेमेंट कर दें तो हम आपसे 1 लाख की बजाय जो है वो 95,000 लेंगे, 5,000 रुपये हम आपको छोड़ देंगे। तो ये जो हमने 5,000 रुपये उसको छोड़ दिया, और ये सिर्फ किस वजह से, क्योंकि उसने ड्यू डेट से पहले पेमेंट दी है। ये इसमें बच्चों पॉइंट याद रखें, उसने चूँकि ड्यू डेट से पहले पेमेंट की है इसलिए हमने उसको पैसे छोड़े। इफ़ डेटर पेड कैश बिफोर ड्यू डेट एंड क्रेडिटर गिव हिम कंसेशन इट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। क्लियर बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। अगर डेटर जो है वो क्रेडिटर को वक़्त से पहले पैसे अदा कर देता है, उस सूरत में क्रेडिटर जो है वो कंसेशन देता है डेटर को, और उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसी बच्चों कैश डिस्काउंट के आगे से 2 टाइप्स हैं, डिस्काउंट अलाउड। तो बच्चों डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर टू डेटर इज़ कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड फॉर क्रेडिटर। बच्चों अभी हमने पीछे वाली जो एग्जांपल देखी है उसमें जो है वो क्रेडिटर डिस्काउंट दे रहा है किसको, डेटर को। याद रखिएगा डिस्काउंट कौन देता है, क्रेडिटर देगा किसको, डेटर को, क्योंकि क्रेडिटर ने पैसे लेने हैं, डेटर ने पैसे देने हैं, तो जिसने पैसे लेने होते हैं वो डिस्काउंट देता है। तो बच्चों डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर टू डेटर, क्रेडिटर ने जो डेटर को डिस्काउंट दिया इस कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड फॉर क्रेडिटर। ये जो डिस्काउंट है ये क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्काउंट अलाउड होगा। क्लियर बच्चों, वो जो कैश डिस्काउंट था अभी हमने डिस्काउंट दिया, तो बच्चों क्रेडिटर जो डिस्काउंट देगा वो क्रेडिटर के लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड। और यही जो डिस्काउंट है ये डेटर के लिए कहलाएगा डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डेटर को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और क्रेडिटर जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा बच्चों यहाँ पे बात याद रखिएगा, डिस्काउंट पेड नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड आता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर टू डेटर। बच्चों वही डेफिनेशन है जो अभी हमने पीछे लिखी है, डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर टू डेटर। जो क्रेडिटर है उसने डिस्काउंट दिया डेटर को, इस कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर डेटर। बच्चों सिर्फ यहाँ से एंड से चेंज है, जैसे सेल परचेज के अंदर हमने परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के अंदर बात की कि एंड से चेंज है, तो यहाँ पर भी यहाँ से ये एंड से चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है।
तो क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया डेटर को, तो बच्चों डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर बच्चों, क्रेडिटर डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए होगा डिस्काउंट अलाउड, और डेटर को डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए डेटर के लिए होगा ये डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा हमने ज़्यादा काम किया, अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक दफ़ा सुनने से समझ नहीं आती, दोबारा से सुनिएगा, और फिर भी नहीं समझ आती तो आप बच्चों ज़रूर मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।